Hello students, in today's video I am going to talk about a very popularly and commonly known disease, diabetes mellitus. So diabetes mellitus को address करना I think it's very essential nowadays because this disease has become so common कि आपने अपने आसपास के हर घर में एटलीस्ट एक मेंबर ऐसा देखा होगा जिसको डायबिटीज मेलाइटस है. इट हैज़ बीन बिकम सो कॉमन दैट मोस्ट ऑफ पीपल आर सफरिंग फ्रॉम दिस डिजीज. सो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट कि डायबिटीज मेलाइटस जो है बेसिकली आपका कितने टाइप की होती है, ठीक है, और दोनों डिजीजेज में आपका कैसे आप डिस्टिंग्विश करेंगे और इनके क्या क्या इनके क्लिनिकल सिम्टम्स होते हैं एंड हाउ वी कैन गिव ट्रीटमेंट टू द डायबिटिक पेशेंट. सो डायबिटीज मेलाइटस को आप कैरेक्टराइज सबसे पहले कैसे कैरेक्टराइज करेंगे. डायबिटीज मेलाइटस में आपके ब्लड का जो शुगर लेवल है वो काफ़ी इंक्रीज हो जाता है, ठीक है. इस कंडीशन को आप हाइपरग्लाइसेमिया भी कहते हैं, जिसमें आपके ब्लड में शुगर का लेवल दैट मीन्स ग्लूकोज का लेवल नॉर्मल से कई ज़्यादा हो जाते हैं. डायबिटीज मेलाइटस बेसिकली दो टाइप की होती है, टाइप 1 डायबिटीज़ एंड टाइप 2 डायबिटीज़. टाइप 1 डायबिटीज़ को हम इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस भी कहते हैं और इसे लाडा स्टैंड्स फॉर लेटेंट ऑटो इम्यून डायबिटीज इन अडल्ट्स भी कहा जाता है. सेकेंड आती है आपकी टाइप 2 डायबिटीज, ये नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज है. हमारी जो इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज है जिसको आप टाइप 1 डायबिटीज कहते हैं, ये डायबिटीज जो है टोटली आपका इंसुलिन पे निर्भर करती है. इंसुलिन का सीक्रेशन कहीं ना कहीं फेल हो रहा है जिस वजह से उस पर्सन के ब्लड में ग्लूकोज का लेवल रेगुलेट नहीं हो पा रहा. देखिए, डायबिटीज को समझने से पहले हमें इंसुलिन के बारे में जानना बहुत जरूरी है क्योंकि कहीं ना कहीं टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज दोनों के पीछे जो कारण रहता है कहीं ना कहीं वो इंसुलिन सिक्रेशन का फेलियर रहता है. इंसुलिन क्या है? इंसुलिन बेसिकली एक हार्मोन है. ओके, इट्स अ हार्मोन. इसका काम होता है ब्लड में शुगर लेवल को कम करना. इट लोअर्स डाउन द ब्लड शुगर लेवल. अब ये इंसुलिन बनता कहाँ है? इंसुलिन बनता है पेनक्रियास के अंदर. पेनक्रियास कहाँ है? हमारा जो स्टमक है, ठीक, हमारे स्टमक के लेफ्ट हैंड साइड में हमारा स्टमक है, उसके जस्ट नीचे आपका एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे पेनक्रियास कहते हैं. उस पेनक्रियास के अंदर प्रेजेंट रहती हैं लेगरहेंस ऑफ आइसलेट्स. लेट मी ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ दिस पेनक्रियास. See, if this is your stomach, the J-shaped organ, okay, this is your stomach. Just beneath your stomach, there is a gland which has leaf-like structure. This is your pancreas, okay? This is the pancreas. ये जो pancreas है, ये endocrine gland और exocrine gland दोनों की तरह एक्ट करती है. चूंकि मैं कह रही हूँ एंडोक्राइन ग्लैंड है तो इसका काम क्या है? इसका काम है हार्मोन का सिक्रीशन करना. वैसे तो ये दो हार्मोन सिक्रिएट करती है, एक है आपका इंसुलिन और दूसरा है आपका ग्लूकागन, राइट. जहाँ एक और इंसुलिन क्या करता है, ये हमारे ब्लड में जो ग्लूकोज है उसको लोअर डाउन करता है, ठीक है. ब्लड का ग्लूकोज ये लोअर डाउन करने का काम करता है और वहीं ग्लूकागन ये ब्लड के ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करने का काम करता है. दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट फंक्शन करते हैं. इंसुलिन का जो, जैसे कि मैं बता चुकी हूँ कि इंसुलिन क्या करता है, ब्लड ग्लूकोज को लोअर डाउन करने का काम करता है. जब भी आप ग्लूकोज का इंटेक ज्यादा करते हैं, ओवर एक्सपेंडिचर, देखिए हम एग्जैक्ट अमाउंट में तो एनर्जी का इंटेक नहीं करते हैं, ठीक है ना. जब हमें मन करता है कुछ एनर्जी लेने का, हम कार्बोहाइड्रेट्स लेके, फैट्स लेके, प्रोटीन्स लेके अपने आप को एनर्जाइज कर लेते हैं. बट अगर हमारा एनर्जी और एक्सपेंडिचर का जो रेशियो है वो गड़बड़ा जाए, मतलब हमारा इनटेक ऑफ एनर्जी ओवर एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी ज़्यादा हो गया है, तो इनटेक अगर ज़्यादा हो गया तो धीरे धीरे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज करता जाएगा. और अगर इंसुलिन काम नहीं कर पाएगा, ठीक है ना, अगर इंसुलिन की कोई फंक्शनिंग फेलियर है या उसकी सिक्रेटरी फेलियर है तो आपका ब्लड में धीरे धीरे ग्लूकोज का लेवल बढ़ता जाएगा और एक ऐसा टाइम आएगा कि जब आपके ब्लड में ग्लूकोज का लेवल नॉर्मल वैल्यू से कई ज़्यादा हो जाएगा. तो इन दोनों ही डायबिटीज के पीछे कहीं ना कहीं इंसुलिन के सीक्रेशन के फेलियर को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है. ये इंसुलिन इस पेनक्रियास के अंदर प्रेजेंट बीटा लेगरहेंस ऑफ आइसलेट से निकलती हैं. पेनक्रियास के अंदर दो टाइप की सेल्स होती हैं, एक होती हैं आपका अल्फा सेल्स और एक होती हैं आपकी बीटा सेल्स. जो अल्फा सेल्स हैं वो सिक्रेट करती हैं ग्लूकागन और जो बीटा सेल्स हैं, बीटा लेगरहेंस आइसलेट्स हैं, ये सिक्रेट करती हैं इस इंसुलिन हार्मोन को. इंसुलिन जो हार्मोन है ये 51 अमाइनो एसिड से मिलकर बना होता है, ओके. और चूंकि 51 अमाइनो एसिड से मिलकर बना हुआ है सो मैं कह सकती हूँ कि केमिकली ये एक प्रोटीन है और ये एक्ट करता है एज अ हार्मोन, एज अ केमिकल मैसेंजर. ये सेंस करता है कि हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ गया है और ये जैसे ही ये सेंस करता है कि ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ गया है तो ये जाता है, ठीक है,
जहाँ आपका ब्लड में जहाँ पे ग्लूकोज पूल्ड अप हो रखा है, वहाँ पर जाके ये सेल्स के थ्रू हमारे उस ग्लूकोज के अपटेक को बढ़ाता है। डिफरेंट सेल्स जिनको सबको एनर्जी की आवश्यकता है, सबको ग्लूकोज की आवश्यकता है अपना फंक्शन परफॉर्म करने के लिए, तो इंसुलिन क्या करवाता है, सेल्स के थ्रू उस ग्लूकोज के अपटेक को इंक्रीज करा देता है। तो जैसे मान लीजिए ये आपका एक ब्लड का पूल है जहाँ पे ग्लूकोज का लेवल बहुत हाई हो चुका है। अब अगर इंसुलिन वर्क करेगा तो वो कैसे करेगा, इंसुलिन क्या करेगा, डिफरेंट सेल्स को बोलेगा कि चलो आओ भाई, ब्लड में ग्लूकोज बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ गया है, आओ और अपटेक करके लेके जाओ। तो इसे कहते हैं रीअपटेक। तो सेल्स क्या करती हैं, ब्लड में जो ग्लूकोज ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट है उसको लेके चली जाती हैं, और रिजल्टिंग क्या होता है, आपके जो ब्लड है, ब्लड में ग्लूकोज धीरे धीरे लोअर डाउन होने लग जाता है। इस तरीके से हमारा इंसुलिन काम करता है। जब ये इंसुलिन काम ना कर पाए, जब ग्लूकोज का लेवल हम कह रहे हैं कि बढ़ जाता है ब्लड में, तो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कब बढ़ेगा, जब इंसुलिन अपना वर्क सही से नहीं कर पाएगा। जब इंसुलिन ये नहीं पहचान पा रहा है, ये वो सेंसिटिविटी या तो अपनी लूज कर चुका है, ठीक है, वो ये सेंस नहीं कर पा रहा कि ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, देयर इज़ टू मच ग्लूकोज का लेवल बहुत ज़्यादा आपका ब्लड में बढ़ गया है, देयर इज़ टू मच ग्लूकोज इन द ब्लड, वो नहीं सेंसिटाइज कर पा रहा, ठीक, तो वो फंक्शन नहीं कर पाएगा। दूसरा, वो बन ही नहीं पा रहा, जो आपकी बीटा सेल्स का मास है वो डिस्ट्रॉय हो चुका है, पैनक्रियास के अंदर बीटा सेल्स हैं ही नहीं, बीटा सेल्स डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं, ठीक, बीटा सेल्स डिस्ट्रॉय हो जाएंगी तो इंसुलिन नहीं बन पाएगा। जब इंसुलिन बनेगा नहीं तो सीक्रेशन नहीं हो पाएगा, और जब सीक्रेशन नहीं हो पाएगा तो ब्लड में जैसे जैसे आपका ग्लूकोज आता जा रहा है, क्योंकि आपका एनर्जी का इंटेक तो खत्म नहीं हो रहा है, ठीक है, आप तो एनर्जी का इंटेक लेते जा रहे हैं और आपका एक्सपेंडिचर उतना है नहीं, तो धीरे धीरे आपके ब्लड में ग्लूकोज दिन प्रतिदिन क्या होता जाएगा, उसका अमाउंट बढ़ता जाएगा। सेल्स तो उतना ही ग्लूकोज लेके जाएंगी जितना उन्हें ज़रूरी है, जितना उनको वर्क करने के लिए ज़रूरी है। उनको एक्स्ट्रा ग्लूकोज कौन दिलवाता था, ये इंसुलिन, ठीक है ना। सो इंसुलिन का सीक्रेटरी फेलियर होना या इंसुलिन का फंक्शनली फेलियर होना हमारे इन डायबिटीज़ के होने का मेन रीज़न बनता है। सो चाहे टाइप 1 डायबिटीज़ की बात करी जाए या टाइप 2 डायबिटीज़ की बात करी जाए, हालांकि दोनों का नाम इंसुलिन डिपेंडेंट और नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट कहा गया है, बट कहीं ना कहीं इंसुलिन का सीक्रेशन फेलियर इन दोनों डायबिटीज़ का कारण बनता है, ठीक है। चलिए अब मैं बात करती हूँ डायबिटीज़ मेलाइटस में, मोर स्पेसिफिकली टाइप 1 डायबिटीज़ की। जो ये टाइप 1 डायबिटीज़ है, इसको आप जुवेनाइल डायबिटीज़ भी कहते हैं, मतलब ये बच्चों में होती है। जो 5 साल से कम एज के बच्चे होते हैं उनमें आपका ये टाइप 1 डायबिटीज़ देखने को मिलती है, ठीक है। जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है, ठीक, जैसे जैसे बच्चे की उम्र बढ़ती जाएगी तो इसका जो पीक इंसिडेंस लेवल है, मतलब ब्लड में ग्लूकोज सबसे ज़्यादा देखा जाएगा जब बच्चे की प्यूबर्टी हिट होगी। 12 से 15 साल के बीच में आपका इस डायबिटीज़ का जो प्रेवलेंस है या इस डायबिटीज़ की जो इंसिडेंट रेट है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। उसके बाद इसको मैंने यहाँ पे नाम लिखा हुआ है लाडा। इसे लाडा क्यों कहते हैं, क्योंकि टाइप 1 डायबिटीज़ कभी कभार क्या होता है, जब बच्चा 5 साल का है उसमें अगर नहीं भी आ रही है, उसको अचानक से जब वो प्यूबर्टी हिट करता है तो उसको ये डायबिटीज़ देखने को मिलती है, अचानक से उसका ब्लड ग्लूकोज लेवल बहुत बढ़ जाता है। एक्चुअली इसके पीछे रीज़न है आपका एंटीबॉडीज़ का बनना, ऑटो एंटीबॉडीज़ का बनना, ठीक है। तो क्या होता है, उस बच्चे के अंदर जो एंटीबॉडीज़ हैं वो लेटेंट फॉर्म में रहती हैं। इसका फुल फॉर्म है लेटेंट ऑटो इम्यून डायबिटीज़ ऑफ अडल्ट्स, ठीक। तो ये जब बच्चा अडल्ट स्टेज में जाता है, जब वो अपनी प्यूबर्टी हिट करता है, तो उस दौरान उसके बॉडी के अंदर वो लेटेंट ऑटो एंटीबॉडीज़ होती हैं जो इस इंसुलिन को सीक्रेट नहीं होने देती हैं, ठीक है ना। एंटीबॉडीज़ का क्या काम होता है, एंटीबॉडीज़ किसी भी फॉरेन पार्टिकल को आपकी बॉडी के अंदर वर्क नहीं करने देती हैं, उसके साथ फाइट करके आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करती हैं। तो कभी कभार हमारी बॉडी के अंदर ऑटो एंटीबॉडीज़ बनने शुरू हो जाते हैं, जो हमारे अंदर प्रेजेंट जो हमारी अपनी इंडिजिनस चीज़ें हैं उनको ही एज अ फॉरेन सब्सटेंस ट्रीट करने लग जाते हैं, ठीक। तो यहाँ पर यही केस होता है, इस केस में यही होता है। अब मैं डायबिटीज़ मेलाइटस की टाइप 1 की बात करूँ तो टाइप 1 डायबिटीज़ और टाइप 2 डायबिटीज़ एक दूसरे से एपिडेमियोलॉजिकली तो एक दूसरे से काफ़ी अलग हैं, लेकिन अगर इनके क्लिनिकल सिम्टम्स की बात की जाए तो इनके क्लिनिकल सिम्टम्स इतने ज़्यादा डिस्टिंक्ट नहीं हैं। कहीं ना कहीं इनके जो सिम्टम्स हैं वो आपका मिडिल में कहीं ना कहीं ओवरलैप कर जाते हैं, ओके। सो इनको डिस्टिंग्विश कर पाना ऑन द बेसिस ऑफ क्लिनिकल सिम्टम इट्स क्वाइट टफ. Now, I'm going to talk about the type 2 diabetes, non-insulin dependent diabetes. Non-insulin dependent diabetes is unlike type 1 diabetes. Basically, it's most common in all population. This is the more common form of diabetes as compared to type 1 diabetes. Okay? So ये आपका ज़्यादातर populations में देखने को मिलती है. Basically वो लोग जो आपका affluent lifestyle जीते हैं. Affluent lifestyle का मतलब क्या है, बहुत समृद्धि वाला जीवन जीते हैं, कुछ ज़्यादा ही उनका एनर्जी इंटेक होता है,
ठीक है ना, संपन्न जीवन जीते हैं। और यहाँ पर संपन्न जीवन जीने से ये मतलब नहीं है कि दे आर क्वाइट हैप्पी। यहाँ पर ये मतलब है कि उनका एनर्जी का जो इंटेक है वो बहुत ज़्यादा है, कैलोरी का इंटेक बहुत ज़्यादा है, और उनका जो एक्सपेंडिचर है वो बहुत कम है एनर्जी का। देखिए एक बात तय है, अगर आप एनर्जी कैलोरीज कम ले रहे हैं, ठीक है ना, तो आपका ब्लड का ग्लूकोज नहीं बढ़ेगा। लेकिन अगर आप एक्स्ट्रा कैलोरीज ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो एक्स्ट्रा कैलोरीज अगर बर्न नहीं होंगी तो क्या होगा, आपके ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा ना, शुगर का लेवल बढ़ेगा। एक्स्ट्रा ग्लूकोज, देखिए अब आप सोचेंगे कि हम तो इतना शुगर नहीं खाते हैं तो ब्लड में शुगर बढ़ कैसे रहा है। आप एक्स्ट्रा जो ग्लूकोज ले रहे हैं किसी भी फॉर्म में, किसी भी कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में जो आप एक्स्ट्रा ग्लूकोज ले रहे हैं, वो अल्टीमेटली अगर यूटिलाइज कहीं नहीं होता है तो वो कन्वर्ट हो जाता है आपका या तो फैट में या फिर शुगर में। तो वही शुगर आपकी धीरे धीरे ब्लड में बढ़ती जा रही है। उसके बाद वो आपका डैमेजेस पहुंचा रही है, रेटिनोपैथी कॉज कर रही है। देखिए डायबिटिक पेशेंट सिर्फ डायबिटीज़ की वजह से परेशान नहीं रहता है। डायबिटीज़ का जो पेशेंट है उसको थायराइड रिलेटेड डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, ठीक है, उसे आपका विजन रिलेटेड डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, चीज़ें साफ नज़र नहीं आती हैं, उसे किडनी रिलेटेड डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, पॉलीन्यूरोपैथी देखने को मिलती है, ठीक है, किडनी फेलियर देखने को मिलता है। सो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड द सीवियरिटी ऑफ दिस डायबिटीज़। ओके, नाउ जैसा कि मैं बात कर रही हूँ टाइप 2 डायबिटीज़ की, ये इंसुलिन पर निर्भर नहीं करती है, ठीक है। और मतलब इंसुलिन बेसिकली इसके पीछे जो कारण है वो सिर्फ इंसुलिन नहीं है। देयर आर सो मेनी रीजंस बिहाइंड द टाइप 2 डायबिटीज़, और ये ज़्यादातर लोगों में होती है। इस डिजीज़ को हम डिजीजेज ऑफ पुअर भी कहते हैं और डिजीजेज ऑफ रिच भी कहते हैं। ऐसा क्यों? देखिए जो पुअर कंट्रीज़ हैं, पुअर कंट्रीज़ में इसको माना जाता है डिजीजेज ऑफ रिच पीपल, एंड जो रिच कंट्रीज़ हैं उनमें माना जाता है इनको डिजीजेज ऑफ पुअर। ओके, नाउ टाइप 2 डायबिटीज़ आपका बेसिकली ये जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है और ओबेसिटी बढ़ती जाती है, टाइप 2 डायबिटीज़ का जो प्रेवलेंस है वो भी बढ़ता जाता है। ओके, WHO के एक एस्टिमेट के अकॉर्डिंग यूके के अंदर करीबन आपका, आज से मैं 10 साल पहले का आपको डेटा देती हूँ, उस टाइम पे करीबन 4% के आसपास आपका इसका प्रेवलेंस रेट था यूके के अंदर, WHO के गाइडलाइन, WHO के डेटा के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब तो इसका रेट काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो चुका है। ये बहुत ज़्यादा कॉमनली जो आपका है ये डिजीज़ सब लोगों को हो रही है। ओके, और इसके पीछे है रीज़न सबसे ज़्यादा एफ्लुएंट लाइफस्टाइल को एंजॉय करना। अगर आप अपनी एनर्जी कैलोरीज इनटेक पर और उसके एक्सपेंडिचर पर ध्यान नहीं देंगे तो टाइप 2 डायबिटीज़ होने के, और प्लस आप ओबेसिटी पे ध्यान नहीं देंगे, इफ़ यू आर ओबीज, सो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको टाइप 2 डायबिटीज़ होगी, ठीक है ना। 2 से लेकर 20 गुना ये देखा गया है। ऐसा नहीं कि लीन पर्सनस को नहीं होती है, लेकिन जो लीन पॉपुलेशन है, ठीक है ना, उनके अंदर टाइप 2 डायबिटीज़ के अक्रेंसेस रेट्स कम हैं। अगर आप तुलना करें तो जो वेल फेड पॉपुलेशंस हैं, ओके, उनके अंदर टाइप 2 डायबिटीज़ के होने के चांसेस करीबन आपका 2 से लेकर 20% तक का हैं। उनमें आपका इतने ज़्यादा चांसेस हैं टाइप 2 डायबिटीज़ डेवलप होने के। अब अगर मैं बात करूँ टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज़ के, मुझे अगर कोई क्लूज मिल जाए जिनसे मैं क्लिनिकली डिस्टिंग्विश कर सकूं, क्योंकि दोनों ही केस में हाइपरग्लाइसेमिया तो देखने को मिलेगा ही, ब्लड ग्लूकोज लेवल तो दोनों में ही बढ़ता है। अगर मैं डायबिटीज़ मेलाइटस टाइप 1 की बात करूं तो इसमें क्या होता है, कंसिडरेबल वेट लॉस देखने को मिलता है, ठीक है। जो बच्चा है उसका वेट काफ़ी अचानक से जो है धीरे धीरे घट रहा होगा। टाइप 2 डायबिटीज़ बेसिकली उन लोगों में देखा जाता है, मोस्टली जो ओबीज होते हैं उनके अंदर टाइप 2 डायबिटीज़ जो है वो ज़्यादा देखने को मिलती है। सो दे नीड टू रिड्यूस देयर वेट। ओके, एंड टाइप 1 डायबिटीज़ आपका एक सिम्टम है कि अगर बच्चे के अंदर कंसिडरेबल वेट लॉस हो रहा है, ओके, उसके अलावा उसका हाइपरग्लाइसीमिया तो हमने बताया दोनों की कंडीशंस में है ही है। अब डायबिटीज़ मेलाइटस के अगर मैं ओवरऑल सिम्टम्स की बात करूं तो इसके 3 कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम होते हैं। देयर आर 3 कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स जिनसे डायबिटीज़ मेलाइटस की पहचान होती है। पहला है पॉलीयूरिया, ठीक है ना। पॉलीयूरिया का मतलब क्या है, जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं उनको फ्रिक्वेंट यूरिनेशन होता है, ठीक है। उसके अलावा है आपका थर्स्ट, एक्सेसिव थर्स्ट, चूंकि यूरिन बॉडी से बाहर ज़्यादा निकलती है तो इनको आपका प्यास कुछ ज़्यादा लगती है, ठीक है ना, एक्सेसिव थर्स्ट इनको देखने को मिलती है। उसके अलावा है आपका एक्सेसिव हंगर, एक्सेसिव हंगर, ठीक है ना। जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं इनको आपका काफ़ी कम पीरियड्स के दौरान इनको हंगर जनरेट होती रहती है। सो ये 3 कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स जो है वो डायबिटिक पेशेंट्स के होते हैं। एक्सेसिव यूरिनेशन देखने को मिलता है, उसी एक्सेसिव यूरिनेशन की वजह से आपका ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो बढ़ता है और आपका यूरिनेशन बहुत बढ़ती है, ठीक हो गया। उसके अलावा प्यास बहुत लगती है, क्योंकि वाटर लॉस होगा तो बॉडी जो है वो वाटर मांगेगी ताकि आपका जो वाटर लॉस हुआ है उसको वो रेप्लेसमेंट कर सके उसका। उसके अलावा हंगर भी बहुत ज़्यादा लगती है, ठीक है। सो ये 3 सिम्टम्स आपके डायबिटिक पेशेंट्स के अंदर आते हैं। आज की वीडियो में हम इतनी ही बात करेंगे डायबिटीज़ के बारे में,
ठीक है, मैंने आपको डायबिटीज़ मेलाइटस का टाइप 1 टाइप 2 एक्सप्लेन कर दिया है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे टाइप 2 डायबिटीज़ के बारे में, बिकॉज ये ज़्यादा कॉमनली देखी जाती है, ज़्यादातर लोगों को ये अफेक्ट करती है, तो हम इसके बारे में बात करेंगे। ओके, थैंक यू।